इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 15 संविधान का निर्माण भाग 3। अभी हम संविधान की दृष्टि से पढ़ रहे थे, उसी में आगे वाला टॉपिक है लोगों की इच्छा। संविधान की दृष्टि पर लोगों की क्या इच्छा थी, क्या प्रतिक्रिया थी। तो चलिए जानते हैं। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य, मतलब ये समाजवादी जो थे, तो कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिरी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। मतलब जो ये सोमनाथ लाहिड़िया हैं, इनको संविधान सभा की चर्चाओं पर लगता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ही समय चल रहा है अभी भी। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया था कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करें, तब जाकर कुछ हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे ही आजादी मिलती है, एक ही बार तो मिलता नहीं है। बच्चा छोटा से बड़ा होता है, 20 साल का होता है, तब जाकर उसको घर से आजादी मिलता है। आजादी मिलते उड़ता है, तुरंत पंख कट जाता है, घर पे चलाएगा। 1946 से 1947 के जारों में, मतलब आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ले लो, इतना महीना, तो जारों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिरी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है। लाहिरी जो थे उनका पूरा नाम क्या था, यहाँ पर लिखा है सोमनाथ लाहिरी। तो सोमनाथ लाहिरी जी ने समाजवादी पार्टी का तो थे ही, वो बोलते थे कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है। आज यही भाषा बीजेपी गवर्नमेंट भी बोलती है कि संविधान सभा, ये संसद हमारा अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, अंग्रेजों के नेतृत्व में बना था। बात सही है, एक तरीके से सही है। लेकिन जो आज का संविधान सभा हमारा है, ये हमारा अपना संविधान सभा है। हमने आजादी के बाद पहली बार बनाया है, तो हम इसमें जी जान कर कोशिश करने वाले हैं। खूब बैठते हैं, लोगों के लिए बड़ा आराम का सुविधा उसमें लगाया गया है। दड़ी अच्छा है, सोफा सेट बढ़िया बनवाया गया है, कुछ चीज का कमी नहीं है। अब पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है, पेन ड्राइव लगाओ, डिस्प्ले पर चारों, काम खत्म। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, और वह अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने का काम कर रही है। और ये बोला जा रहा है कि अपना संविधान सभा अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने के लिए कोशिश कर रही है। ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। अंतरिम सरकार के सदस्य, प्रथम पंक्ति, दाएं से बाएं, बलदेव सिंह, ये वाले बलदेव सिंह, जॉन मिथाई, सी राजगोपालचारी, ये जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, ये वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर है। उसके नीचे भाई पटेल ये हैं, ठीक है सर। वल्लभ भाई पटेल तो ठीक हो गया। आई चंद्रीगढ़, तो आई चंद्रीगढ़ ये हैं। उसके आगे जो है उनका नाम है आसफ अली, और सबसे लास्ट में जो है CH भाभा। क्या है? CH भाभा। ये उस समय के, ये जो हमारा इसरो था, उसका संस्थापक शायद यही चलाते थे। अब पीछे से देखते हैं, पीछे में कौन। दूसरे नंबर पंक्ति में सबसे पहले जगजीवन राम, इधर देख सकते हो, जगजीवन राम दिखा। उसके आगे है गजनफर अली खान, तो ये बीच वाले काला जैकेट, काला टोपी। उसके बगल में राजेंद्र प्रसाद है, और उसके बगल में अब्दुल निस्तर। ये आप इन सबको फोटो देखकर पहचान सकते हो आप, क्योंकि नाम के अनुसार सब चीज को देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। लेकिन हम इन लोगों को पहचान कर करेंगे क्या? ये हमारी जिंदगी में कौन सा रोल अदा करते हैं कि हम इनको याद करेंगे? 3 लोग इसमें से याद करने के लिए हैं। 3 लोगों में है कौन? मतलब हर किसी का इलाके का बात नहीं कर रहा हूं, हर किसी का इलाका के लोग अलग अलग रूप में हर किसी को मानते हैं, याद करते हैं। तो इसमें वल्लभ भाई पटेल जी,
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और ये राजेंद्र प्रसाद जी, ये 3 लोग फेमस थे। इन 3 लोगों को सब मानते हैं, याद रखते हैं, बाकियों का नाम शायद ही कोई याद रखता हो। चलिए आगे का स्रोत देखते हैं। बहुत अच्छा महोदय, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बोल दिए तो उसके बाद बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उद्दत शब्द। अब यहां पर देखिए क्या बोला जाता है। सोमनाथ लाहिरी ने कहा, क्या कहते हैं? महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावना को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष और आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। मतलब जिस तरह ये नेहरू जी बोल रहे हैं ऐसा हम करेंगे तो हम लोग एक संघर्ष के घाटी में उतरेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उद्दत शब्द, मतलब बहुत बढ़िया। परंतु इतना बोलने के बाद आगे बोलते हैं, परंतु देखना यह है कि हम इस चुनौती को आप कैसे, समझना यहाँ पर कि परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। मतलब जबरदस्ती तो यही अभी इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजनाओं ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आश्रित होगा, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा या वहां इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा। ये बात सोमनाथ लाहिरी जी ने बोला। या आप ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैलेमेंट एलटी या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। केवल यही सच नहीं है कि हम चाहे जो भी योजनाएं क्यों न बनाए, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना और उनके आर्थिक और वित्तीय शिकंजे के साये में है। इसका मतलब यह निकलता है कि मूल के रूप में से, इसका मतलब यही निकलता है कि मूल के रूप से, मतलब अभी जो चल रहा है, सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तय नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरीके से हमारे हाथों में नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में एटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वाक्यों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग वहां पर उपस्थित थे। महोदय, इसका आशय यह है कि इस देश में कोई स्वतंत्र नहीं है, इस पूरे देश में कोई स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है कि भैया आपस में हम लड़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ और भी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतरिम सरकार भारत की जनता से यह आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने की बजाय अपने शत्रुओं को देखें। लाहिरी जी का बोलना था कि हम आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम शत्रुओं को देखें जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है। कोड़ा मतलब वो नहीं, वो रबर वाला जैसा शरीर पर मारते हैं, तो वो कोड़ा, अभी भी कोड़ा है। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें, अभी भी आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें और उससे मिलाकर लड़ने के लिए आगे बढ़ें, उससे मिल मिलाकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावों का हल ढूंढ सकते हैं। स्वतंत्र होने के बाद
संविधान सभा बहस खंड 1, ये सब बहस खंड 1 का ही है, बहस खंड 2, 3 भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन ये किताबें हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें खोजना पड़ेगा। तो ये बोलकर यहाँ पर सोमनाथ लाहिरी जी का शब्द यहाँ पर खत्म होता है। तो उसके नीचे फिर से हम अपना पाठ का चालू करते हैं। तो नेहरू ने स्वीकार किया कि ज्यादातर जो राष्ट्रवादी नेता थे एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे, अलग प्रकार का ही संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से देखा जाए तो यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफी हाथ था। पूरा पार्लियामेंट बना तो ब्रिटिश सरकार का काफी हाथ था उसको बनवाने में, रचवाने में, और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्त भी लगा रखा था। परंतु नेहरू ने कहा आपको उस स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। मतलब जहां से शक्ति मिल रहा है हम उस स्रोत को भी भूल नहीं सकते। ये लाहिरी जी को जवाब दिया गया था। सरकारें सरकारी कामकाजों से नहीं बनती। सरकार जो है सरकारी कामकाजों से नहीं बनती। सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, जनता की इच्छा के कारण ही सरकार बनती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक नहीं जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हम अलग कब करेंगे? भारत के जनता के दिल में हम जगह बना पाएंगे और उनके बातों को सुनेंगे, और उनके बातों को सुनने के बाद ही हम कुछ फैसला लेंगे, तब जाकर हम जगह बना पाएंगे जनता के दिल में। ये सामने तस्वीर देख सकते हैं, 2 तस्वीर है। ये एडविन मोंटेगू, बाएं में ये जो है इसका नाम है एडविन मोंटेगू ने ही 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी, जिसके जरिए प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और संख्या और जनसंख्या के अनुसार से ही आपका जगह तय होता है कि क्या क्या कितना होने वाला है। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। जो लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था उनका एक माध्यम उनकी इच्छा शक्ति, उनका आशीर्वाद माना जा सकता है। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। लोकतंत्र, समानता और न्याय। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा का पालन करना, समानता ऊंच नीच का खात्मा और न्याय सटीक न्याय होना चाहिए। ये 3 बातें भारत के सामाजिक जनता में एकदम संघर्ष की तरह फैल चुका था गहरे तौर पे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलख जगा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कदम था, बाल विवाह को रोकना और विधवा विवाह का समर्थन। बाल विवाह का भी कारण था, उस समय जबरदस्ती लड़कियों का अपहरण किया जाता था, कुंवारी लड़कियों का, इसलिए लोग बाल विवाह करवा देते थे। और रात में विवाह चालू हो गया, लेकिन अब दिन में विवाह करना चाहिए। विधवा विवाह का जो समर्थन था उसको भी रोको, क्योंकि दूसरा कोई बाद में छेड़ता था, परेशान करता था। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है, आज वह स्थिति बदल चुकी है। इसलिए हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो समझना यहाँ पर, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद, ये 2 लोग तो थे ही, लेकिन यहाँ पर विवेकानंद की बात है। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार
के लिए मुहिम चलाई तो वे धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बताने का ही प्रयास कर रहे थे कि धर्म को और बढ़िया तरीके से लोगों को बताया जाए। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने दमित जातियों के, दमित मतलब दलित, तो दमित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे कि हर किसी को बढ़िया तरीके से आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ, एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र और न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। लोग, हर कोई चाहता था न्याय और लोकतंत्र स्थापित हो, नागरिकों के अधिकार हो और समानता के लिए हम संघर्ष भी लड़ेंगे। ये बातें स्पष्ट थी और होने ही वाला था। काहे कि भैया धरती गोल है, एक दिन आप आगे तो अगले कुछ सालों के बाद हम आगे होंगे, ये तय है, होना ही है। जो करोगे उसको झेल कर जाना ही है। आगे की बातों को हम शुरुआत करते हैं समय को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके। तो जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, मतलब जैसे जैसे लोगों का समर्थन उठा, प्रतिनिधित्व की मतलब जनमत बढ़ी, जनता जनार्दन जगी, तो अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े थे। मतलब शुरू से लेकर अंत तक में थोड़ा सा सुधार करना पड़ा था। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ने के लिए, हिस्सेदारी जो थी भारतीयों की हिस्सेदारी कहाँ पे, सरकार के अंदर, तो भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1909 में, 1919 में, 1935 में पारित किया गया था। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट फॉर इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लागू लगभग पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था कि भैया विधायिका के प्रति ये सब उत्तरदायी होगा। जब गवर्नमेंट फॉर इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए थे, किसमें, गवर्नमेंट फॉर इंडियन एक्ट के अनुसार जब 1937 में चुनाव हुए थे तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पूर्ण बहुमत, 11 में से 8 पर कांग्रेस की सरकार, इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत। इसके बाद हम देखेंगे तो इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। समझना यहाँ पर क्या बातें चल रही है कि इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से पहले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया का हिस्सा हम नहीं मानते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोगों एक प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे। मतलब हम उस समय के संविधान का प्रयोग इसलिए करते थे क्योंकि भैया प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए हम लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो भैया अपना है, अब किस चीज का डर है। जबकि विभिन्न कानून जो था 1909, 1919, 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। भारत का कोई हिस्सेदारी नहीं था कि भैया कानून पास हो कि नहीं हो, जबरदस्ती थोपा गया था। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। कौन? औपनिवेशिक सरकार मतलब अंग्रेजों ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा जो था समय के साथ फैलता जा रहा था, धीरे धीरे फैलता जा रहा था। लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। मतलब सीधा सीधा समझा जाए तो ये जो भी अधिकार था 10 से 15% ही अधिकार भारतीयों के पास था, बाकी सब ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करते थे। आगे की बात कर लेंगे। तब तक सार्वभौमिक
वैश्य समझना यहाँ पर कि तब तक जो सार्वभौमिक था सभी जनताओं के लिए, वैश्यक मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार की व्यवस्था नहीं थी। उस समय का जो इंडियन एक्ट था उस समय किसी को अधिकार नहीं था कि वोट दे सकते हैं। 1935 के कानून के तहत 1935 का कानून जो तय हुआ था उस समय निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी, केवल ब्रिटिश सरकार के अधीन ही काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। अंग्रेज और चाहे गवर्नर जो भी बोलेंगे उसी चीज को यहाँ पर माना जाता था, लेकिन बाकी चीजों को ये लोग नहीं मानते थे। ये यहाँ पर स्पष्ट बात है। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे, 13 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा में नेहरू जी बोल रहे थे, तो नेहरू जी जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। मतलब स्वतंत्र भारत की कल्पना थी, स्वतंत्र भारतीय संविधान की कल्पना थी। तो इतना डीप तक जाकर सोचने का काम जिसने किया, हम उसको आज छोड़ दे, भूल जाए, कैसे भूल जाएंगे। आज हमको उन नेताओं पर शर्म आती है जो नेहरू जी के बात पे, नेहरू जी के काम पर आज के समय में गाली देते हैं। अरे गधो, अरे चुट्टो, अरे कुत्तो, उस समय वैसी परिस्थिति थी, वैसी स्थिति थी कि वैसा कानून बना। अरे गधो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम सांसद हो, तुम मंत्री हो, तो तुम अपना बनाओ ना भैया, अच्छा बेहतर बनाओ कि दंगा फसाद ना हो। तो ऐसा घटिया घटिया बात बताओगे, ऐसा घटिया घटिया रूल्स रेगुलेशन बनाओगे तो कैसे जिंदगी में काम अच्छा करोगे। इसीलिए बहिष्कार होता है, इसीलिए पूरा धरना प्रदर्शन होता है और होना ही है, चाहिए ही, करना ही है, कोई क्या कर सकता है। चलिए यहाँ पर ही हम अपने बात को रोकते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, एक में लेकर चले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगले टॉपिक को हम अगले भाग 4 में ले चलते हैं। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट है, संदेह है, नहीं समझ में आया तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट जरूर करना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।